नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बरसात के तांडव के चलते उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रहा है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा के ठीक 10 साल बाद भारी बरसात के चलते प्रदेश के कोने कोने से लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग खौफजदा हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जाखड़ गांव में भी देखने को मिला, जिससे गांव के लोगों के साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी सहम गए हैं। दरअसल लांघा से मदसू मोटर मार्ग के बीच जाखड़ गांव अचानक हुई पहाड़ी से भूस्खलन ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें 9 मकान जमींदोज हो गए, तो वहीं 7 छानियां भी भूस्खलन की भेंट चढ़ गई, तो वहीं अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें दरारें पड़ गई हैं। गनीमत ये रही कि दिन का वक्त होने के कारण गांव के लोग संभल गए और उन्होंने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके चलते एसडीआरएफ टीम ने छानियों में दबे जानवरों को बाहर निकाला और खतरे की जद में आए गांव के अन्य मकानों से ग्रामीणों और उनकी जरूरत का सामान निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर आपदा की भेंट चढ़े जाखड़ गांव का क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला प्रशासन की टीम के साथ एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुबर ने जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमें डाकबतर चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया कि एक लैंडस्लाइड हुआ है जाखड़ गांव में, जो तहसील विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसकी सूचना मिली थी हमें 3:15 पर। और तुरंत टीम मेरे हमरा रवाना हुई और मौके पे जाकर देखा कि पूरा ही गांव उसके जद में आ रखा है। और जब हमने उसका मुआयना किया तो उसमें लगभग 9 परिवार, 9 घर जो ऐसे थे जो बिल्कुल जमींदोज हो गए थे, और बाकी घरों में दरारें आई है और पूरा ही गांव उसमें पस्टा में यहाँ वहाँ पर जो आज भूस्खलन हुआ है उसमें कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 परिवार 9 मकान जो है नष्ट हो गए हैं, 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग वहाँ रहते हैं। उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस ने एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर स्कूल में उधम सिंह नगर के काशीपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से करीब आधा दर्जन घर नदी में समा गए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही नदी किनारे बने 12 घरों में दरारें बनने भी शुरू हो गई हैं। ढेला नदी कब उनको भी अपनी जद में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशासन ने राहत कोच टीम लगाकर लोगों की मदद करनी भी शुरू कर दी है। नदी किनारे पिचिंग का काम शुरू कर दिया गया है। आसपास के घरों को खाली करवा लिया गया है। कुदरत के शहर से हर कोई पनाह मांगता हुआ नजर आ रहा है, तो कुदरत का जो कहर देखने को मिल रहा है, हर कोई उससे पनाह मांगता हुआ नजर आ रहा है। आसमान से बरसी साफत ने प्रशासन के भी हाथ पैर फुला दिए हैं। प्रशासन लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। इसके साथ साथ टीमों द्वारा लोगों के मकान बचाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भरोसेमंद पदाधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं या वो है, कोई भी आके यहाँ ध्यान नहीं दिया गरीब लोगों पे। हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि वो यहाँ पे आए और इन लोगों को देखे, इनकी परेशानी को समझे। हम तो बस यही चाहते हैं कि गुहार लगाते सरकार से कि वो आगे इनकी परेशानी को देखे और गुहार समझदारी जो करें। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है जैसा भी कुछ है, इनको आगे देखने का फर्ज है उनका। कोई तैयारी नहीं थी सरकार की, किसी भी बिल्कुल सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आ रहे थे और जा रहे थे बस। रात को 1 बजे हमारा घर गिरा, 1-1:30 बजे कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। जो हमारे इस बस्ती के मेंबर हैं वो ही बस जो कर रहे हैं वो ही है, बाकी और कोई हमें नहीं देख रहा। भूखे प्यासे खड़े हैं, मारा रो रहा टिकरा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस सड़कों पर पड़े हैं, अपने गोदामों में सामान भर दिया है। किसी के 7 भाई हैं हमारे एक बस्ती के, उनके गोदाम में सामान भर दिया है हमने बस। और कुछ ये रोड पर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, यही हो गया है और कुछ नहीं हो रहा है। आते हैं और बस खड़े होकर चले जाते हैं तसल्ली देके, बस और कुछ नहीं है इस अलावा। वो कुछ कह ही नहीं रहे। रात उनके सामने बिल्डिंग गिर गई है, बच्चों को भगा दिया है मार मार के, हमारा घर टूट गया। उन्होंने जब भी हमसे कुछ नहीं कहा है, आनके ये नहीं कहा है कि चलो तुम्हारा घर गिर गया है
हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है आन के। हम तो खुद ही अपना आप ही जगह अपनी ढूंढ ली है हमने, जहाँ भी हम पड़े हैं रोडों पे। हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमें गरीबों को कोई देख रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दिलासा भी नहीं देना आ रहा, पुलिस वाले क्या, कोई मेंबर क्या कोई तहसीलदार क्या, कोई ही नहीं आ रहा हमें देने के लिए दिशा। झूठा भी नहीं कह रहे कि चलो अपना सामान वहाँ पर रख लेना। हम तो रोड पर पड़े हैं, हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। 4 दिन से काफ़ी बरसात हो रही है, 5 से बरसात हुई है, तो देखा होगा आपने जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, पानी काफ़ी आया था, जिस पर जमींदोज हो गए हैंगे और कुछ में जो है दरारें भी आ गई हैं। तो हमारा सर्वप्रथम देखिए जनहानि, सबसे प्रथम हमारा काम होता है जनहानि कोई ना हो पाए, और अभी तक हम जो है 24 घंटे यहाँ पर नज़र बनाए रखे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और मैं स्वयं यहाँ पे जो है देर रात तक यहीं पर रहता हूँ। और अभी अब पत्थर का भी इंतजाम हो गया है, पत्थर की पिचिंग भी बन रही है, और एक पोकलैंड और मंगाई है, 2 जेसीबी हमारी चल रही हैं, तो थोड़ा पानी का डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिससे कि मंदिर है या और जो मकान है जो क्रैक हो चुके हैं उनको जो है बचाया जा सकता है। जिस तरह से लोगों का आरोप है कि इन्हें खाना समय पर नहीं मिल पा रहा है, जो कि बेघर हो रहा है, उनके लिए जो है हमने अभी जो यहाँ पे रैन बसेरा है उसमें व्यवस्था कर दी है कि देश विदेश के करोड़ों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाला रामझूला पुल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुनि की रेती क्षेत्र में रामझूला पुल की नींव के निकट एक दरार आ गई है। माना जा रहा है कि गंगा के उफान पर आने की वजह से ये दरार आई है। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम के निर्देश पर रामझूला पुल पर पर्यटकों की आवाजाही को रोक दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पर्यटकों को रामझूला पुल पर जाने से रोकना शुरू कर दिया है। नरेंद्र नगर के एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। भारी बारिश की वजह से रामझूला पुल की नींव के निकट दरार देखी गई है। पीडब्ल्यूडी की एक टीम निरीक्षण करने के लिए रामझूला भेजी गई है। इंजीनियरों की टीम निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर रामझूला पुल पर आवाजाही को लेकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल उच्च अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस को पर्यटकों को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएसआई गोपाल दत्त भट्ट ने बताया कि निर्देशों के आधार पर रामझूला पुल पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है जिससे कि पर्यटक रामझूला पुल पर आवाजाही न कर सकें। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को भी इस संबंध में सूचना दे दी गई है। बता दें कि रामझूला पुल पर आवाजाही रोके जाने से पर्यटकों में अब मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं जानकी झूला पुल पर पर्यटकों की आवाजाही अब और ज्यादा तेज हो गई है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हक हकूकधारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में लगातार नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारी और स्थानीय जनता के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी इन सभी लोगों के समर्थन में उतर रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पंडा पुरोहित हक हकूकधारी लंबे वक्त से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया। 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। 30% हक हकूकधारी पंडा पुरोहितों के मकानों को तोड़ा जा चुका है। ऐसे में व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। 14 अगस्त से जो मांगे हैं उनको लेकर के मास्टर प्लान संघर्ष समिति आमरण अनशन पर बैठी हुई है। सरकार जल्द से जल्द समिति की 11 सूत्री मांगों को लेकर निर्णय ले। अब ये मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, तो अब मामले को लेकर सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती हो, आज उसी सरकार ने निश्चित रूप से स्टार्ट। जय बाबा बद्री विशाल की। आज हमारा कर्मिक अनशन का 35वां दिन
जारी है कर्मी का अनशन। और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बारी यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग, और हमने उनको अपनी जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। और हमारी ये जो 10-11 सूत्रीय मांग हैं, इसमें हमने उनको लेटर दिया है। उन्होंने कहा हमको लेटर दीजिए, हम तो अक्षम हैं आपकी मांगों को मानने में। हम आपकी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर अभी तक प्रधानमंत्री तक हमारी मांगें पहुंची नहीं हैं। जय बद्री विशाल। मैं बद्रीनाथ से बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित, और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही हैं और ना ही इंसानियत के रूप से सही है। क्योंकि यहाँ पे घरों को बिना किसी परमिशन के और बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नीति निर्धारित नीति के उनको तोड़। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र अब सबके सामने आ चुका है और ये खुद परिवारवाद की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह से लेकर बागेश्वर उपचुनाव तक बीजेपी परिवारवाद के सहारे जीने को मजबूर है और बीजेपी परिवारवाद में डूबी हुई है, और ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, जबकि हकीकत यह है कि बिना परिवारवाद के बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव हुए सभी में परिवारवाद का सहारा लिया गया। क्या बीजेपी में चंदन रामदास के परिवार के अलावा कोई और कार्यकर्ता मौजूद नहीं था? उन्होंने कहा कि बीजेपी सफेद झूठ बोलने में माहिर है और ये निर्लज्जता की एक पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी इस तरह से उपचुनाव में इस तरह के दांव खेल चुकी है, परिवारवाद के दांव खेल चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर कांग्रेस पर आरोप लगाए। करने में अंतर है। इनका चाल चरित्र, चेहरा सबके सामने आ गया है। दिखाने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में चल रही है। अमित शाह से लेकर यहाँ चंदन रामदास जी तक ये परिवारवाद के सहारे जी रहे हैं। इनकी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ये बिना परिवार के चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए 3 या 4 उपचुनाव यहाँ हुए हैं, उसमें इन्होंने परिवारवाद का सहारा लिया। इन पे हिम्मत है तो क्या भाजपा में, बागेश्वर में कोई और कार्यकर्ता नहीं है? हिम्मत ही नहीं है। बुलेटिन में अब बात बागेश्वर उपचुनाव की भी कर लेते हैं। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए हैं, उनमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम सामने आने के बाद बीजेपी के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। गौरतलब है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बीजेपी जहां इस चुनाव को जीतकर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट को जीतकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह परीक्षा इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अकेले ही मैदान में जुटे हुए हैं। उनके साथ उनकी पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज मैदान में नहीं उतरा है। न ही कांग्रेस ने अभी तक अपने स्टार प्रचारकों की कोई लिस्ट जारी की है। आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिलाएं हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपचुनाव के लिए यहां 172 मतदान केंद्र और 188 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र को 28 सेक्टर में बांटा गया है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में
सबसे मजबूत दल के रूप में है और सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा। देहरादून में सिख समुदाय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। तो सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय द्वारा शादी विवाह में रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आनंद कारज मैरिज एक्ट व्यवस्था लागू करने से कई फायदे होंगे। महिलाओं बच्चों को अपने हक मिलेंगे, सभी लोग संगठित होंगे, एक जैसी व्यवस्था होगी तो आपसी सौहार्द भी बना रहेगा और बिना भेदभाव के समाज एकजुट होकर कार्य करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा किए गए गरीब कल्याण हेतु कार्यों की सराहना करते हुए भी नजर आए और 25 लाख गरीब कल्याण और 25 लाख रुपए गरीब बच्चों के स्कूल के उत्थान के लिए भी देने की उन्होंने घोषणा की। और यहाँ पर सराय काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन। देखिए, लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी कि आंकल जो एक्ट लागू और इसमें दृढ़ता से निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा में आकर के उन्होंने इस तरह के व्याख्यान भी किया, घोषणा भी की और इससे पहले ही मंत्रिमंडल ने इसको पारित किया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सबके लिए। जिस तरह से उन्होंने एक सम्मान देने की बात की सिख समाज के लिए, मैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड में विजिलेंस विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उत्तराखंड के करीब 1 दर्जन अधिकारियों की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस को मिली शिकायत पर यह जांच हो रही है। हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें विजिलेंस द्वारा की जा रही जांचों की स्टेटस रिपोर्ट देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेशन ने कहा कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच कर रही है जिनकी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस का काम सबूत को इकट्ठा करना है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दरोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की जांच जारी है और जल्द रिपोर्ट समेत सारे तथ्य सामने आएंगे जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विजिलेंस की हर जांच सबूत के आधार पर होती है, सबूत मिलने पर ही विजिलेंस द्वारा कार्रवाई की जाती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आए क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता ही खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पहले प्रमेय पेशी आए थे उन लोगों के खिलाफ हमने मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को हमने इंफॉर्मेशन दी है। अभी उसी पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन उसी के आगे बढ़ रही है, वो जल्द से जल्द हमने कंप्लीट करेंगे। उसी इन्वेस्टिगेशन दौरान किसी और का भी रोल आता है, उनको भी हम सम्मिलित करके जांच करके एविडेंस इकट्ठा करके शासन को विजिलेंस की पकड़ में छोटे जो पहले प्रमेय पेशी आए थे। बुलेटिन में बात श्रीनगर की भी कर लेते हैं जहां खनिज भंडारण के काम से ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें विकास कार्यों से परहेज नहीं है लेकिन ग्राम सभा को नुकसान ना हो। तो श्रीनगर विधानसभा के विकासखंड खिड़सू की ग्राम पंचायत कलियासौड़ के राजस्व ग्राम बागवान लग्गा चोपड़ा में रेल विकास निगम की कार्यदायी संस्था एक निजी कंपनी द्वारा ग्रामीणों की भूमि लीज पर लेकर खनिज भंडारण के काम पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों से उन्हें परहेज नहीं है लेकिन संबंधित कंपनी को खनिज भंडारण का काम करते वक्त ग्राम सभा को कोई नुकसान ना हो, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले एसडीएम श्रीनगर को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लिखित रूप में विरोध दर्ज किया गया था लेकिन ग्रामीणों को अभी तक कोई भी इस मामले में सुनवाई देखने को नहीं मिली है।
मामले में विरोध दर्ज करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष कलम सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद्मेंद्र सिंह राणा और सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम सिंह ने जिलाधिकारी की मुलाकात की। उन्होंने कहा कि खनिज भंडारण को लेकर निजी कंपनी द्वारा लीज पर जमीन पर झाड़ी कटान का काम किया है, जिसमें बड़े बड़े हरे पेड़ों का भी कटान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिना अनुमति के पेड़ों का कटान हुआ है तो उस निजी कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने मामले में उप जिलाधिकारी श्रीनगर से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मैंने एसडीएम श्रीनगर से जांच आख्या प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया उन्हें और कुछ पेड़ों के काटे जाने संबंधी और भंडारण संबंधी जो शिकायत है उसमें नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस संबंध में पौड़ी श्रीनगर रोड पर एक नेपाली मूल का युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया। नाजुक हालत को देखते हुए युवक को हायर सेंटर जॉलीग्रांट के लिए रेफर किया गया था, जहां से एम्बुलेंस के जरिए वापस लाते वक्त युवक की देवप्रयाग के पास मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान 20 साल के मयंक के रूप में हुई है, जिसके पिता पौड़ी में ही सब्जी की दुकान पर काम करते हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। वहीं मृतक युवक के पिता गोरिया धामी ने बताया कि उनका बेटा 12 अगस्त को नेपाल से परिवार समेत यहां आया था, जिसके बाद 14 अगस्त की शाम को वो कहीं चला गया था। पुलिस से बेटे की बेहोशी की हालत में मिलने की जानकारी मिली। उन्होंने बेटे की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मेरे बालक था क्या पिक्चर हॉल के पास पड़ा मिला, रात 3 बजे किसी ने ला के हॉस्टल में करा रखा था और यहाँ दिखाया, यहाँ डॉक्टर ने बोला यहाँ नहीं होगा, अब ये जाओ श्रीनगर। और श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर डॉक्टर ने बोला अब ये कहने जॉलीग्रांट ले जाओ और इसकी इलाज कहीं नहीं है। अब जिसने भी बोला कि इसको मारा ही है डॉक्टर ने, और जॉलीग्रांट डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर को दिखाया है और इसलिए भी बोला है कि इसकी लड़ाई झगड़ा में इसकी टूटी है। आपका किस पे शक है? हाँ, हमारे एक जिसकी उस मोटरसाइकिल में गया था एक उसके ऊपर शक है, उसकी नाम जानकारी नहीं है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।